Very good morning to you, students. Once again, welcome back to our history class. Okay, so last time we had done till nationalistic historiography. Okay, so in nationalistic historiography, what did I say? What does nationalistic historiography means? Nationalistic historiography means nationalistic means what? Anybody thinking about the nation from a nation's point of view, जो राष्ट्र के नजरिए से देखता हो, उसको बोलते हैं नेशनलिस्टिक, यानी वो नेशन के लिए काम करता है। तो ऐसे जो हिस्टोरियंस थे, ऐसे जो लीडर्स थे जिन्होंने नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया, उनके बारे में जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उनके जो ग्राफ हम पढ़ते हैं क्या क्या हुआ, उसको बोलते हैं nationalistic historiography. Okay, so now we had learned last time that the writings of Indian historian kya tha was trained in the British educational system. That time, since all the books were destroyed by the Britishers, all the traditional जो भी पढ़ाई लिखी जैसे तक्षशिला थी तभी, जैसे हमारे दूसरे जो भी प्राचीन जैसे पढ़ाई लिखाई के जो भी थे, उन्होंने सारे उसको नष्ट किए थे। इस वजह से क्या हुआ, जो भी हमारे हिस्टोरियंस थे, जो भी पढ़े लिखे थे, उनकी सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई थी? एक ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में हुई थी। और इस वजह से क्या हुआ, उनकी लेकिन उनकी सोच तो इंडियन ही थी। तो इस वजह से उनकी राइटिंग में क्या हुआ, वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने लगे। जैसे हमने पहले देखा कि पहले जो यूरोपियंस थे हिस्टोरियोग्राफर्स, वो क्या थे, जो हिस्टोरियंस थे वो हमेशा यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते थे, जहाँ पे हमने देखा कि वो इंडियंस के बारे में बहुत ही गलत सोच, बहुत ही नीचे उनको रखते थे। तो उन्होंने उस तरह से एक पक्षपात करके लिखा हुआ था। लेकिन जो हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स थे, जैसे कि विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, he what he did, he criticized the prejudiced history of ancient India by the British officers. Okay, the nationalistic historians tried to seek the golden era of the Indian history. And what they did, महादेव गोविंद रानडे जो थे, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, ये सारे जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हिस्ट्री को, जबकि उनकी पढ़ाई लिखाई ब्रिटिश के एजुकेशनल सिस्टम में हुई थी, फिर भी उन्होंने देश के तरफ से एक नेशनलिस्ट के हिसाब से उन्होंने वो पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हिस्ट्री को प्रस्तुत किया। ठीक है, नाउ व्हाई इज वीके रजवाड़े इम्पोर्टेंट? V.K. Rajwade is important because he is well known for his writings in Marathi on varied subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history. उन्होंने ऐसे 22 वॉल्यूम्स लिखे थे, जो मैंने पिछली बार भी बताया था, जिसका नाम थे मराठ्यांची इतिहासाची साधने, यानी मराठी लोगों के जो हिस्ट्री थी उसकी साधना, जिसे बोलते हैं एक बहुत ही किसे बोलते हैं, एक जैसे हम बोलते हैं साधना, जिसे किसे बोलते हैं, जिसे एक वो स्टडीड वे के, जो डेडिकेटेड वे ऑफ लर्निंग थी टू द मराठी के जो भी वीर शूर लोग थे उनके बारे में। और उन्होंने ऐसे 22 ऐसे किताबें, वॉल्यूम्स मीन्स किताबें लिखी थी, जिसमें he stated history is an all inclusive image of past societies. हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो सारी पास्ट सोसाइटीज के बारे में, ऑल इंक्लूसिव मीन्स सबको ध्यान में लेके, सबको इकट्ठा करके किया हुआ स्टडी, उसको कहते हैं। It does not include only the stories of political images, conspiracies and wars for seizing power. वो कहते हैं कि सिर्फ इनमें सिर्फ पॉलिटिकल इमेज किसी के बारे में या किसी की साजिश, कॉन्स्पिरेसीज मीन्स साजिश, सिर्फ उनके साजिशों के बारे में, या सिर्फ उनके जो वॉर्स लड़े थे सिर्फ उनके बारे में
कि उन्होंने किस तरह से हासिल कब्जा करने के लिए युद्ध लड़े थे, सिर्फ इनके बारे में नहीं होती है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज जो है, सारी लिखित बुक, जो दूसरी भी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है, डॉक्यूमेंट्री में जो लिखित सोर्सेज है, दस्तावेज है, उनको भी ध्यान में रखकर उनकी भी स्टडी ठीक से किए हुए ऐसी लिखी जानी चाहिए। The nationalistic historiography helped in triggering of the independence movement of the Indian people against the British. In this aspect of the book, The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is of great importance. यानी जो मूवमेंट हिस्ट्री में जो किया था, जो भी हमारे ग्रेट लीडर्स ने ब्रिटिशरों के खिलाफ जो हिस्ट्री में जो जो उन्होंने मूवमेंट्स किए थे, जो जो उन्होंने रेवोल्यूशंस किए थे, उनके बारे में उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर, डी सावरकर जिसे बोलते हैं हम, उन्होंने 1857 में ऐसी बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड मेक अ नोट ऑफ दिस। नाउ वी विल नो अबाउट historiography in the post-independence era. Now, post-independence era यानी इंडिपेंडेंस के बाद का जो समय था उसके बारे में historiography हम पढ़ेंगे। Now, along with written dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. Scholars of the post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities, sciences, economic systems, political ideologies, cultural aspects, etc. The historiography of this era has been influenced mainly by three ideological schools: मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो था, इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो था, वो जो हिस्टोरियंस थे, हिस्ट्रीज जो तभी लिखी जाती थी, वो सब कम्युनिटीज के बारे में, उन जमानों की साइंसेस जो थी और इकोनॉमिक सिस्टम जो थी, यानी अर्थशास्त्र जो थे, तभी के जो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज थे, यानी लोगों की जब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या मान्यताएं थी, वो कल्चरल, जो तब के कल्चरल जो भी थे, इन सब के एस्पेक्ट्स, ये सब एस्पेक्ट यानी इन सब को मध्य रखकर लिखा गया था। और इन्होंने इसको डिवाइड किया तीन हिस्सों में। एक है मार्क्सिस्ट थियरी, जो हमने पहले में भी पढ़ा था। मार्क्सिस्ट थियरी क्या थी? डास कैपिटल थी, उसमें उसमें अबाउट द क्लासेस के बारे में, मास के बारे में था, कि अलग अलग क्लासेस, इनइक्वालिटी के बारे में था, कि अमीर गरीबों के बीच में जो भेद होते हैं, उस वजह से भी हमारी हिस्ट्री और उनके सोच के ऊपर कैसे ध्यान होता है, वो था। अब सबल्टन हिस्ट्री हम जानेंगे क्या था। फेमिनिस्ट हिस्ट्री मीन्स अगेन इट इज फ्रॉम द विमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी लर्न अबाउट मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। Now, Marxist history is what? The concern for the means of production, modes of production and industrial relations were at the center in the writings of Marxist historian. जो कार्ल मार्क्स थे, उसके लिए उसका नाम पड़ गया मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, यानी उनकी आइडियोलॉजी, उनके तत्व के ऊपर जो है, उनके सिद्धांतों के ऊपर आधार। तो उनके सिद्धांत क्या थे, उनके आधार क्या थे, कि हमें हर चीज को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अमीर गरीबों के, क्योंकि सबके बीच में जो अमीर लोग हैं उनके पास ऑथोरिटी रहती है, पावर होती है, तो वो ज्यादा, उनके पास फैसिलिटीज होती है, वो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं अपनी सुख सुविधा की, सहूलियत की जो भी चीजें वो, जबकि गरीबों के बीच में उतनी सुख सुविधाएं नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास उतनी आर्थिक स्थिति उनकी नहीं स्ट्रांग होगी। फिर इसलिए पहले मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उनके क्या जरिए हैं प्रोडक्शन करने के, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड, फिर वो किस दिशा, कैसे वो क्या क्या जरियों को इस्तेमाल करेंगे, उन जरियों को कैसे इस्तेमाल करेंगे कोई चीज को प्रोड्यूस करने में। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होंगी, ये सारी चीजें एक उसकी सेंटर फोकल पॉइंट हुई थी, एक
सेंटर पॉइंट हुई थी, एक मेन पॉइंट हुए थे ये तीन चीजें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस में, यानी जो मार्क्स को फॉलो करते थे उनके सिद्धांतों को। अकॉर्डिंगली, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. अब इस वजह ये उनकी बेस हो गई जो भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को फॉलो करते थे। Marxist historians in India studied the transitions within the caste system. Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmanand Kosambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably. अब ये जो 3-4 लोगों का नाम लिया है, इन्होंने इस मार्क्सिस्ट थियोरी को वो फॉलो करते थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाई जिसको वो बहुत ही उनमें उस दिशा में काम किया हुआ है उन लोगों ने। Now, Comrade Dange was one of the founder members of Indian Communist Party, Primitive Communism to Slavery. The book written by him represent Marxist historiography. अब इन्होंने जो कॉमरेड दांगे थे वो एक पदवी होती है, कॉमरेड नाम नहीं है, वो आर्मी में यानी कॉमरेड वो होता है जो एक सर्टन ग्रुप के साथ काम करते हैं, उनके लीडर होते हैं, उनको बोलते हैं कॉमरेड, इसलिए उनका नाम पड़ गया कॉमरेड दांगे। जैसे हम किसी को बोलते हैं एडवोकेट सो एंड सो, तो एडवोकेट उनका प्रोफेशन हो गया, तो ये प्रोफेशनली एक कॉमरेड थे और उन्होंने एक बुक लिया था प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। प्रिमिटिव यानी प्राचीन कालों से जो एक कम्युनिज्म के प्रति एक स्लेवरी यानी एक जिसे हम बोलते हैं किसी का क्या बोलते हैं, जैसे स्लेव होता है, जैसे उनके यहाँ आजीवन काम करते हैं बिना कोई सवाल पूछे, उनके यहाँ वो हमेशा एक नौकर बने रहते हैं। तो ये एक बुक का नाम उनका पड़ गया कि वो देखते थे कि कैसे लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी कम्युनिस्ट के आगे, कम्युनिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में ये नहीं सोचते, वो उनका मतलब होता है कि जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता है, वो चाहेंगे कि जो कुछ है बस हम सब एक दूसरे का मिल बांट के खाएं। वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई अपनी मेहनत से अगर अमीर बनता है या वो मेहनत से पैसे कमा रहा है तो वो ये नहीं कहेगा, वो ये कहेगा कि चाहे तुम मेहनत करो, कुछ भी करो, जो भी करो वो तुम सबके लिए है, सब में बराबर से बंटना चाहिए। तो ये एक जो उनकी सोच थी, जो उस लोगों की सोच थी, उसके आधार पे उन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, नाउ कमिंग टू सबल्टन हिस्ट्री। व्हाट इज सबल्टन हिस्ट्री? The seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography. इनकी जो बीज हैं बोलते हैं वो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में पाई जाती है। The role of the Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of people in the society. In fact, subaltern means the bottommost rank. अब ये जो मार्क्सिस्ट लोग थे वो तो ये चाहते ही थे कि जैसे वो गरीबों के अमीरों के बीच में जो भी दुविधा थी वो चाहते थे कि उसके बीच में भी स्टडी की जाए। तो सबल्टन हिस्ट्री भी यही मानते थे कि ये जो उनकी जो सबल्टन का मतलब ही होता है बॉटम मोस्ट रैंक, जो सबसे नीचे आते हैं वर्ग में, तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना और उनके लिए काम करना। So, folklore has been considered as a very important source of writing subaltern history. Folklore यानी जो लोग एक दूसरे को कहानियां बताते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो इसका आधार बना है, क्योंकि लोगों के पास कभी कोई लिखित कोई चीजें नहीं थी इसके बारे में, कोई किसी ने उससे पहले लिखा नहीं था, तो इस वजह से जो एक दूसरे से उनको समझ में आ रही थी, सुनी बताई जा रही थी, उन चीजों का ये आधार बन गई सबल्टन हिस्ट्री में। Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. However, we may point out that much
Before the onset of subaltern history, similar thoughts were expressed by महात्मा ज्योतिराव फुले. अब जो सबल्टन हिस्ट्री वो बताते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत फोकलोर यानी एक दूसरे से उन्होंने ये, लेकिन वो कहते हैं कि ये उससे भी कई पहले, जब ये वो सबल्टन हिस्ट्री के आइडियोलॉजी के आने से पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऑलरेडी इस चीज के बारे में बोलना लिखना शुरू किया था. उनकी ये सोच थी. ठीक है. महात्मा फुले जो हम जानते हैं कि एक बहुत ही ब्राह्मण वर्ग से आते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जो निचली वर्ग के लोगों के बारे में वो काम करना था, उनको न्याय इंसाफ देने में लगे थे. तो महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्र शूद्र शूद्राशी शूद्र यानी कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी. गुलाम का मतलब ही हम सब जानते किसी के आगे गुलाम बनना यानी स्लेव होना. तो ये उन्होंने गुलामगिरी ऐसी बुक लिखी थी जिनमें उन्होंने शूद्र जो सबसे ही नीचे जाति मानी जाती थी उस जमाने में, उनके लिए लिखना शुरू किया. He drew attention to the exploitation of women, शूद्रस एंड अति शूद्रस done under the name of religion. जो शोषण किया जाता था औरतों का, शूद्रों का, और उस शूद्रों से भी नीची जाति जिसे बोलते थे अति शूद्र, इन्होंने इनके बारे में उसमें काम किया, बोलने लगे उनके बारे में. एंड द टर्म्स शूद्र एंड अति शूद्र इंडिकेट द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम. जैसे मैंने बताया अभी आपको, the role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. अब जो nationalistic historiography में जब लिख रहे थे और जब वो colonial यानी ब्रिटिशर पॉइंट ऑफ व्यू में जब लिख रहे थे, तब ये जो दलित वर्ग के लोग थे या ये जो शूद्र अति शूद्र कास्ट के लोग थे या औरतें थी, इनके बारे में ज्यादा कुछ उन्होंने लिखा नहीं था. उनके जब ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी और कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कर रहे थे, तब क्या हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट consistently wrote about it. Two of his books, Who Were the Shudras and The Untouchables, may be cited as examples of history of subaltern type. अब जब उनके बारे में ज़्यादा नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री में नहीं लिखा था, एंड ऑल्सो जब वो ब्रिटिश है तो ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, तो तब इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दो ऐसी किताबें उस पे जो जोर देकर उन्होंने लिखे थे इनके बारे में, जो सबल्टन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थे. तो उनके नाम क्या थे, हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स. ओके, देन दीज आर द टू. नाउ हु वर द टू पीपल इन सबल्टन हिस्ट्री मेन जिन्होंने काम किया था, एक थे महात्मा ज्योतिराव फुले और दूसरे थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस में कौन कौन से लोग थे, दामोदर धर्मानंद कौसम्बी, कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे, राम शरण शर्मा एंड कॉमरेड शरद पाटिल. और जो उसमें से जो कॉमरेड दंगे थे, उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा था, उनका जो बुक था उसमें थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. नाउ दिस विल कम इन द राइट एंड रॉन्ग पेयर, सो प्लीज रिमेंबर सबल्टन हिस्ट्री महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री दामोदर कौसम्बी या कॉमरेड अमृत दांगे, ये श्रीपद अमृत दांगे ये होंगे. तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन विच इज द फेमिनिस्ट हिस्ट्री. नाउ व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री. फेमिनिस्ट जैसे मैंने पहले भी कहा है, फेमिनिस्ट यानी फ्रॉम वीमेन, फेमिन वहां से बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर जिसे हम बोलते हैं यानी वीमेन. एंड इफ wherever this word comes feminine, so you have to know it is the meaning is that it is related something towards woman. Feminist का मतलब है somebody who is very strongly talking about woman or something that strongly talks of from women's point of view. So when we say feminist history, it means that we are talking from women's point of view totally. Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in the writing of Indian history.
As a result, the role of achievements of women in history remain neglected. अब क्या हुआ, तभी जो लिखावट थी मोस्टली, क्योंकि सारे मेल ही थे जो पढ़े लिखे होते थे, विमेन्स को इतनी इम्पोर्टेंस, इतना तवज्जो दिखती नहीं, इतना उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ, जो भी लिखते थे, जो भी मेल स्कॉलर्स थे या जो भी मेल हिस्टोरियंस थे, वो सारे एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते थे, और विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से विमेन जो थी तभी पूरी तरह निग्लेक्टेड यानी लापरवाह किया जाता था, उनके तरफ ज्यादा कोई ध्यान नहीं था। तो नाउ व्हेनेवर, अभी विमेन के बारे में जब मेल है तो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, बहुत ऐसे कम थे जो मेल्स भी फीमेल्स के बारे में लिखते थे, उनके वो क्या सोचती है, वो क्या चाहती है, या उनके लिए क्या करना चाहिए, बहुत ही कम सोचते थे, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले थे। लेकिन ज्यादातर लोग जो भी मेल्स थे वो सारे इग्नोर करते थे, नहीं इतना ध्यान देते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, जरूरी ये हुआ कि अभी विमेन के बारे में लिखना है, तो विमेन से ज्यादा उनके बारे में कौन जानेगा। तो बहुत सारी ऐसी विमेन्स आगे आई जो पढ़ी लिखी भी थी और जो समझदार थी और जो विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहती थी। सो to highlight this fact, a major task faced by the feminist historians also, it was important to study and compile यानी सब इकट्ठे करना सारी writings, compile the historical writings of women. It was also necessary to rethink of women's positions in history. Among women authors writing about women in the 19th century common era, that is CE, ताराबाई शिंदे was the foremost one. अब जो ताराबाई शिंदे थी तभी पढ़ी लिखी थी और समझदार भी थी, और वो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो वो एक वुमेन ऑथर थी, ये सबसे आगे, फॉरमोस्ट यानी सबसे आगे थी ताराबाई शिंदे। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो नोट डाउन करो। She wrote attacking the male dominated social system and the caste system. इन्होंने क्या किया, उन्होंने पलटवार करना शुरू किया, जो एक मेल डोमिनेटेड यानी जो एक आदमियों की जो एक हमेशा से एक जोर रहा है, उनका जो दबाव रहा है उन सिस्टम्स पे, ऐसे सोशल सिस्टम पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया। और उन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर भी, जाति के ऊपर जो भी थी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने इन पे भी वार करना शुरू किया। Her book Stree Purush Tulna, published in 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. पहली बुक जो उन्होंने लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना इट्स मीन स्त्री यानी विमेन और पुरुष यानी आदमी, उन दोनों की तुलना यानी दोनों का कंपैरिजन जो उन्होंने किया, उसी के नाम से उन्होंने बुक लिखा, उसी को आधार बनाते हुए। और ये कभी पब्लिश हुआ, इन 1882। ये इसको माना जाता है कि ये सबसे पहली बुक थी जो फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया थी। In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published titled The High Caste Hindu Woman. अब पंडिता रमाबाई जो थी वो एक बहुत ही हाई क्लास यानी ब्राह्मण परिवार से आती थी। इन्होंने ऐसे पढ़ी लिखी औरत थी वो, तो उन्होंने ऐसी बुक ली जो हाई क्लास हिंदू औरतों के बारे में लिखते थे, यानी हाई क्लास की जो हिंदू औरतें थी वो कैसी थी उनके बारे में उन्होंने लिखा था। The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambik's book Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social History is of importance. अब धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी औरतें जो थी पढ़ी लिखी समझदार थी वो आगे आने लगी, जैसे कि उन्होंने नाम दिया मीरा कौसम्बी, और उनकी जो किताब का नाम क्या था, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स। थ्रेशोल्ड्स यानी बहुत सारी जो एक क्या बोलते हैं, एक इंसान की जो एक सहने की क्षमता होती है, तो उन क्षमताओं को पार करना, क्रॉस करना, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, ऐसी क्षमताओं को क्रॉस करना, उन्होंने ऐसे नाम की किताबें लिखी
फेमिनिस्ट एसेज एंड सोशल हिस्ट्री, यानी ऐसी प्रथाओं को, ऐसे समझ को, ऐसे दुविधाओं को जिन्होंने क्रॉस किया, उनको जिन्होंने थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस किया, ऐसे फेमिनिस्ट एसेज यानी जिसे हम बोलते हैं निबंध और सोशल हिस्ट्री में उन्होंने लिखा, इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। इट कंटेन्स essays on the life of stories of women like Pandita Ramabai and Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor of India. इन्होंने क्या किया, जो मीरा कौसंबी जो उनके किताबों में उन्होंने ऐसे कई हस्तियां, जो औरतें जो पढ़ी लिखी ऐसी समझदार औरतें हस्तियां थी, उनके बारे में, जैसे कि पंडिता रमाबाई थी एंड डॉक्टर रुक्माबाई, तभी वो डॉक्टर थी, तभी वो पढ़ी लिखी थी क्योंकि उन्होंने मेडिकल साइंस की थी और वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी इंडिया की पहली. So this Dr. Rukmabai will come in your objective. So please be very careful about it. Now, a lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit. There have been a number of Indian historians who wrote viewpoint of Dalit women in Maharashtra. Dr. Shamila Rege's work is noteworthy in this context. Her book, Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies, includes her essays on the autobiographies of Dalit women. Okay? ये जो डॉक्टर शर्मिला रेगे थी, इन्होंने भी बहुत ही नोटवर्दी यानी बहुत ही नामचिन्ह ऐसे काम किए थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसी किताबें लिखी थी जिसका नाम था राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, यानी उन्होंने लिखा था कास्ट यानी जो भी जाति के आधार पे जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में, एंड ऑल्सो जेंडर यानी विमेन पॉइंट ऑफ व्यू. तो उन्होंने दलित औरतों के बारे में, यानी जो ना कि सिर्फ दलित थी लेकिन उस पर और भी प्रॉब्लम्स थी कि वो औरतें थी, तो उन्होंने उनके सारे जो भी तकलीफें थी वो उनके बारे में लिखा. Reading Dalit women's testimonies includes the essays on the autobiographies of Dalit women. अब जब दलित women थी, जो निचली जाति के women थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नजरिए से उन्होंने उनकी कहानियां लिखी थी. Now, publications of Marathi Riyasat by Govind Sakharam Desai was a momentous achievement in the field of Indian historiography. His work became so famous that people began to address him as Riyasatkar. He published several volumes of Maratha history. अब ये जो इन्होंने एक एडेड इंफॉर्मेशन दी है, जो मराठी की रियासत नाम की जो पब्लिकेशन थी वो गोविंद सखाराम सरदेसाई ने लिखी थी, और इन्होंने, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई, अचीवमेंट हो गई, क्योंकि लोग उनके जो बुक थे उनको बहुत ही पढ़ने लगे और ये इतनी फेमस हो गए कि इनका नाम ही रियासतकार ऐसे पड़ गया. ओके, नाउ there have been a number of Indian historians who wrote about embracing a particular ideology. Among them, historians like Sri Jagannath Sarkar, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार G.S. सरदेसाई, जो अभी उन्होंने दिया था ऊपर, रियासत G.S. सरदेसाई कौन थे, गोविंद सखाराम सरदेसाई. ओके, एंड त्र्यंबक शंकर सेजावरकर आर नोटवर्दी. अब ये जो हिस्टोरियंस थी, इन्होंने किसी भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी यानी किसी भी एक चीज को ध्यान में नहीं लिखा, रखकर नहीं लिखा, इन्होंने हर पहलू को रखा, यानी वो सिर्फ ये नहीं थे कि सिर्फ नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू या सबल्टन पॉइंट ऑफ व्यू या फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने सिर्फ ऐसे एक एक आइडियोलॉजी को लेकर नहीं लिखा, उन्होंने हर चीजों को मध्य रखकर लिखा, इसलिए उनका नाम इसमें आ जाता है, जोड़ा जाता है. और उन्होंने इन चीजों में, जैसे जनरल हिस्टोरियोग्राफी जो थी इंडियन में, उसके बारे में लिखा, उसमें उनका नाम बहुत ही नामचिन्ह हो गया. In the recent times, historians like Yashwant Dinakar Padke, Ramchandra Guha, etc. have contributed extensively to the historiography of modern India. अब recent times में यानी अभी आगे उसके बाद, ये तो इमीडिएट हम जान रहे हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में,
लेकिन उसके बाद भी जैसे हम देखते हैं आगे आगे बढ़कर, जब रिसेंट टाइम्स में किन्होंने काम किया, अच्छा काम किया मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में, यशवंत दिनाकर फड़के, रामचंद्र गुहा, etc. Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements. अब वो कहते हैं लास्ट में कंक्लूडिंग में कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी इस तरह से बहुत सारी चीजें जब तभी सोशल और पॉलिटिकल ये सारे मूवमेंट्स से इन्फ्लुएंस होके की गई थी। इस वजह से जो हिस्ट्री जो थी, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी जो थी, वो हमेशा आउटसाइड मूवमेंट से डेवलप होने लगी। यानी वो सिर्फ एक छोटे सी चीजों से सीमित नहीं रहे, वो हर जो भी चीजें सभी उनके इर्द गिर्द हुआ करती थी उसके बारे में वो जानने लगे, समझने लगे, हमें पता लगता है। Okay, so with that we come to the end of this second lesson, which is which is historiography from the Indian point of view. Okay, according to Indian tradition. Now for homework, I would want you all to write about the concept, like to write the concept about Oriental historiography, nationalistic historiography and subaltern history in short. इन शॉर्ट यानी बहुत ही छोटे, जैसे आप पहले व्हाट इज इट डेफिनेशन बोलोगे, व्हाट इज लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी, ओके, देन यू विल गिव एग्जांपल्स ऑफ इट, जैसे कौन किसने उसमें काम किया था। तो अगर आप नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में बोलोगे तो उन्होंने जैसे वीके दांगे थे उनके बारे में आप बोलोगे, ठीक है। तो अगर आप सबल्टन हिस्ट्री के बारे में बोलोगे तो आप लिखोगे जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर अंबेडकर, ये आप एग्जाम्पल दोगे। तो फॉर योर होमवर्क आई वांट यू टू राइट अबाउट दिस थ्री। आई रिपीट, फर्स्ट इज द concept of the question will be explain the following concept. First, Oriental historiography. Then second, nationalistic historiography. Third, subaltern history. Okay, in that I want to first I'll expect you to write the definition and then the examples. So write this in short. And once again I'm reminding, many of you still haven't submitted your homework. If it is not done, I will have to mark you absent. अब आप सब जानते हो कि ऐसे क्या कहा जा रहा है कि स्कूल बहुत जल्दी खुल सकता है, 1-2 महीने में या व्हाटएवर, और तभी अगर आपकी होमवर्क्स नहीं है, आपकी बुक्स कंप्लीट मुझे नहीं ये सब मिली है, तो मैं आप लोगों को मजबूरन एब्सेंट मार्क करूँगी और आपका फिर अटेंडेंस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्लीज़ सबके सब जिन्होंने अब तक नहीं होमवर्क्स मुझे सबमिट किया, आई वांट यू टू सेंड इट as soon as possible. Is that clear? So with that, we will end this today's lecture. See you in the next lecture. Thank you, students.